नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। हाथ या पाँव में जब हमारी खून ले जाने वाली नसें, जिनको आर्टरीज़ कहते हैं, उनमें जब ब्लॉकेज डेवलप होता है तो इसे हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। ये अचानक भी हो सकती हैं और धीरे धीरे भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आने वाले वीडियोस में हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ जो आर्टरीज़ होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, जो हमारे हाथ में या पैरों में शुद्ध खून को लेकर जाती हैं, उन नसों में जब ब्लॉकेज होता है, ये ब्लॉकेज अचानक किसी थक्के के जमने की वजह से भी हो सकता है या धीमे धीमे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से धीमे धीमे जमाव होता है और उस वजह से नसों में ब्लॉकेज होता है। वैसे ही ब्लॉकेज जैसे हमारे हार्ट की नसों में होते हैं, दिमाग की नसों में होते हैं, इसी तरह के ब्लॉकेज हमारे हाथ या पैरों में भी हो जाते हैं और इसे ही हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। आज हम इस पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्यतः पाए जाने वाले बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे बर्जर्स डिजीज़ भी कहते हैं। सामान्यतः ये हमारे पैरों में अफेक्ट करता है, पैरों को प्रभावित करता है। जो लोग स्मोकर होते हैं या जो लोग तंबाकू का किसी भी फॉर्म में सेवन करते हैं, तंबाकू लंबे समय तक खाने से हमारे हाथ और पैरों की नसों में धीमे धीमे कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है और वहाँ कोलेस्ट्रॉल का जमाव होते होते कैल्शियम का जमाव होता है और जो खून जाने का रास्ता है वो धीमे धीमे सिकुड़ जाता है, ब्लॉकेज बन जाते हैं और ये ब्लॉकेज इस बीमारी को पैदा करते हैं, जिसे कि हम बर्जर्स डिजीज़ कहते हैं। कोई भी मरीज़ जो हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम लेके आता है कि पैरों में उसको बर्जर्स डिजीज़ के लक्षण हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये मरीज़ 90-95% संभावना है कि किसी न किसी तरह तंबाकू का, सिगरेट का, बीड़ी का सेवन कर रहा होगा। पैर की नसों में ब्लॉकेज है, इस बात का हमें कैसे पता चलता है? क्या लक्षण होते हैं बर्जर्स डिजीज़ के? सबसे पहला लक्षण जो होता है वो ये होता है कि आप जब भी 200, 400, 600 कदम चलते हैं या 1 किलोमीटर चलते हैं और आपको कुछ दूर चलने के बाद आपको पाँव में ऐसी थकान होने लगती है या इस तरह का सेंसेशन होता है कि आपको लगता है कि अब मुझे रुकना ही पड़ेगा, और जैसे ही आप रुकते हैं 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वो सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, आपका पाँव सामान्य हो जाता है और आप फिर चलने को तैयार हो जाते हैं। तो पाँव में दर्द होना या थकान होना या जकड़न हो जाना एक निश्चित दूरी चलने के बाद और फिर रुक जाने पे आराम हो जाना, यह एक बहुत ही टिपिकल लक्षण होता है इस बीमारी का और इसे हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। जब ये ब्लॉकेज उस सीमा से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो धीमे धीमे आपको बैठे बैठे पाँव में दर्द होने लगता है। एक टिपिकल लक्षण होता है कि ये दर्द, जब भी आप पाँव को ऊंचा रखते हैं तो आपको ये दर्द बढ़ जाता है और रात में सोते समय, चूँकि हम पाँव को समतल लेवल पे रखते हैं, तो रात में आपको ये दर्द होने लगता है और अधिकतर मरीजों को रात में नींद डिस्टर्ब रहती है इस दर्द की वजह से, और ये दर्द जो होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। पैरों में जलन का सेंसेशन रहता है और ये दर्द सबसे ज़्यादा पैरों के अंगूठे और उंगलियों के टिप में रहता है। अगर इस स्टेज पे भी हमने इस बीमारी को ध्यान नहीं दिया, स्मोकिंग करते रहे, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं लिया, तो धीमे धीमे ये जो जलन वाला एरिया है वहाँ पे लालपन आने लगता है, रेडनेस डेवलप हो जाती है और ये रेडनेस धीरे धीरे अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है, आपको वहाँ घाव हो जाता है या धीमे धीमे आप देखेंगे कि वहाँ पे ब्लैकनिंग होने लगती है। पहले रंग उसका गुलाबी लाल से नीला पड़ने लगता है और फिर वो हिस्सा काला पड़ जाता है। इस स्टेज को हम गैंग्रीन एस्टैब्लिश होना कहते हैं। एक बार वो गैंग्रीन बनना शुरू हो जाता है, इसका मतलब कि वो हिस्सा आपका डेड होना शुरू हो गया और अब उस एरिया को, उस पार्ट को दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा सकता, दोबारा से बचाया नहीं जा सकता एक बार अगर उसमें गैंग्रीन हो गया तो सबसे पहला स्टेज, जबकि आपको ज़रा सा चलने पे पाँव में दिक्कत हो रही है, उस स्टेज पे ही आपको डॉक्टर को अटेंड करना चाहिए और अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि बर्जर्स डिजीज़, ये बीमारी जो है ये आर्टरी की बीमारी है, धमनियों की बीमारी है, जो खून ले जाने वाली नसें हैं। तो इसीलिए इस बीमारी को जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है तो उसको पता चलता है कि आपके पंजों में, पैर के पंजों में खून का बहाव, पल्स नहीं फील हो रही है और उससे उसे अंदेशा हो जाता है कि आपको खून की सप्लाई पाँव में ढंग से नहीं पहुंच रही है और वो आपको एक टेस्ट लिखता है जिसे हम आर्टेरियल डॉपलर टेस्ट कहते हैं।
ये आर्टेरियल डॉपलर टेस्ट जो होता है वो आपको एग्जैक्टली बता देता है कि आपके पाँव में खून का बहाव कितना है, और अगर कम है तो वो किस जगह से कम होना शुरू हुआ है। तो ब्लॉकेज का लेवल आपको बता देता है, और क्या वो जगह जगह पे ब्लॉकेज है ये भी आपको आर्टेरियल डॉपलर से पता चल जाता है। आर्टेरियल डॉपलर टेस्ट के बाद नेक्स्ट लेवल की जो जांच होती है जिसे हम सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं, ये सीटी एंजियोग्राफी की जांच हमारे खून की नसों के एग्जैक्ट मैप को ठीक तरह से वो बताती है कि ब्लॉकेज कितना बड़ा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसके बाद की नसों की स्थिति कैसी है, जो पाँव में नीचे की तरफ बहुत बारीक नसें हैं उनकी स्थिति कैसी है। और इस तरह से हमें एक पूरा मैप मिल जाता है, पूरा खाका हमें मिल जाता है कि भाई यहाँ पे ब्लॉकेज इस तरह से है। सीटी एंजियोग्राफी एक बहुत डिटेल जांच है, और एक बार ये जांच हमने करवा ली तो हम इसमें क्या करना है, ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए, इस बात का निर्णय ले पाते हैं। बर्जर्स डिजीज़ के ट्रीटमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि मरीज को तंबाकू सेवन छोड़ना होता है, और हमने देखा है कि अधिकतर मरीज इस बात के लिए तैयार नहीं होते, या अगर तैयार होते भी हैं तो वो उसको बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि जैसा मैंने बताया, फर्स्ट स्टेज जिसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं, उससे धीमे धीमे ये बढ़ के दूसरे स्टेज में और तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है, और कई बार मरीज को इस वजह से पाँव भी गंवानी पड़ती है। ये बीमारी में जो दर्द होता है वो इतना सीवियर होता है, इतना तेज होता है कि मरीज रात भर तड़पता रहता है, और किसी भी तरह का पेन किलर, किसी भी तरह की दर्द की दवा उस पर असर नहीं करती। इस कारण से अगर इस गंभीरता को मरीज पहले ही समझ लेता है तो निश्चित रूप से तंबाकू का सेवन उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि आप ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर किसी भी समय बाद में तंबाकू का सेवन किसी भी तरीके से शुरू करते हो, ये बीमारी फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो इरिवर्सिबल होती है, वो वापस ठीक नहीं की जा सकती। एक बार आपको ये पता चल गया कि आपको बर्जर्स डिजीज़ की बीमारी है और आपको पाँव की नसों में ब्लॉकेज है, तो हम जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं वो ये तय करते हैं कि ब्लॉकेज किस तरह का है, क्या इनको किसी इंटरवेंशन से ठीक किया जा सकता है, क्या इसमें कुछ हम कर सकते हैं इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, या हमें दवाई गोलियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। सामान्यतया जो सिद्धांत हम यूज़ करते हैं, जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं कि अगर पाँव की बहुत छोटी छोटी नसों में ही ब्लॉकेज है और बड़ी नसों में फ़्लो अच्छा है, तो इस तरह के मरीजों में दवाई गोलियों से ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इन बारीक नसों में बहुत कारगर किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर जो ब्लॉकेज है वो किसी बड़ी नस में है, किसी छोटे सेगमेंट में है, या बड़ी नस में लंबे सेगमेंट में है लेकिन उसके बाद की नसें अच्छी हैं जिनमें खून का बहाव है, तो इस ब्लॉकेज को दूर किया जा सकता है। ब्लॉकेज को दूर करने के दो तरीके होते हैं, या तो तारों के माध्यम से उस ब्लॉकेज को दूर किया जा सकता है जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी में अगर ब्लॉकेज छोटा है और उसको ऐसा लगता है कि उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, उसे खोला जा सकता है। अगर ये दो पैरामीटर्स फुलफ़िल होते हैं कि सेगमेंट छोटा है ब्लॉकेज वाला और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसे बैलून से पहले खोल दिया जाता है और उसमें एक स्टेंट डाल दिया जाता है और आपके पाँव में फ़्लो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर जो ब्लॉकेज का सेगमेंट है वो बहुत लंबा है और या उसमें कैल्शियम की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको नहीं खोला जा सकता, या अगर वो ब्लॉकेज इतना लंबा है कि वो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, चाहे वो आपका हिप जॉइंट हो या आपके घुटने का जॉइंट हो, अगर जॉइंट को क्रॉस करे तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि स्टेंट की लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, स्टेंट का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं रहता, और ऐसी स्थिति में आपको बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है या सर्जरी करके उस ब्लॉकेज को खोलने की सलाह दी जाती है। सर्जरी के दौरान हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ब्लॉकेज के आगे जो पाँव की नसें हैं उन नसों में खून का बहाव कैसा है। अगर वो नसें अच्छी हैं, उनमें डिजीज़ ज़्यादा नहीं है, बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे मरीजों को बहुत लाभ मिलता है। और जैसे ही हम उस ब्लॉकेज को बाईपास करते हैं, एक अपने ही शरीर से नस लेकर या एक आर्टिफिशियल नस आती है जिसे हम PTFE कहते हैं, उस नस को हम लगाकर वहाँ बाईपास कर देते हैं और इस बाईपास के होते ही वापस से खून का प्रवाह शुरू हो जाता है और पेशेंट को इमीडिएटली आराम मिल जाता है। यह सर्जरी कितनी बड़ी होती है या कितनी छोटी होती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ब्लॉकेज का लेवल क्या है। कई बार हमारे जो खून की सबसे बड़ी नस है जिसे आओर्टा कहते हैं, वो हमारे पेट के लेवल पे अगर उसमें ब्लॉकेज है, जिसे हम एब्डोमिनल आओर्टा कहते हैं, अगर उस जगह पे ब्लॉकेज है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है जिसे हम आउटोफीमोरल बाईपास कहते हैं, जिसमें कि हमें पेट खोलकर और उस नस से 2
बाईपास नसें जोड़नी पड़ती हैं जिससे कि दोनों पाँव में खून का बहाव चालू हो जाए। लेकिन अगर ब्लॉकेज नीचे की तरफ है, केवल पाँव में है, तो पाँव में रिलेटिवली थोड़ी छोटी सर्जरी होती है, इसमें बहुत मेजर चीरा नहीं लगता और आप दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से। ऑपरेशन के बाद चाहे आपकी सर्जरी हुई हो चाहे एंजियोप्लास्टी हुई हो, आपको खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। उन दवाइयों को नियमित आपको सेवन करना है, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, चाहे आपको 2 साल हो गए, 4 साल हो गए सर्जरी को या कितने भी साल हो गए। उन दवाओं को छोड़ते ही फिर से ब्लॉकेज बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जिन मरीजों को बाईपास में एक ग्राफ्ट लगता है जिसे पीटीएफई ग्राफ्ट कहते हैं, मैंने बताया था, अगर वो ग्राफ्ट लगा हुआ है आपको, तो आपको खून पतला करने की कुछ विशेष दवाइयाँ दी जाती हैं जिसे एंटीकोगुलेंट ड्रग कहते हैं, कुमैडिन ड्रग्स कहते हैं। ये जो मेडिसिन हैं ये खून पतला करने की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं और अगर आपको पीटीएफई ग्राफ्ट या डेक्रोन ग्राफ्ट लगा हुआ है पैरों में, तो निश्चित रूप से ये दवाइयाँ आपको जीवन भर खानी है और ये दवाइयाँ बंद करते ही ये ग्राफ्ट बंद हो जाते हैं। तो इनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ये दवा खाना बहुत ही आवश्यक है। बर्जर्स डिजीज या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज अधिकतर ग्रामीण इलाकों के मरीजों में होता है। ऐसा नहीं है कि शहरी इलाकों के मरीजों में ये बीमारी नहीं होती, पर अधिकांशतः ग्रामीण मरीज इसके शिकार होते हैं और अज्ञानतावश, जागरूकता के अभाव में बहुत लेट हम तक पहुँचते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके पूरी तरह से ट्रीटमेंट संभव है और समय से ट्रीटमेंट लेने पे आप पूर्णतः सक्षम होकर एक नॉर्मल जीवन बिता पाते हैं, बशर्ते कि आपने तंबाकू का सेवन पूरी तरह से छोड़ दिया है। आज की वीडियो में हमने जाना कि बर्जर्स डिजीज़ क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके और जांच किस तरह से की जाती है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ये जानेंगे कि और खून की नसों में ब्लॉकेज से किस किस तरह के लक्षण होते हैं और क्या क्या उसका उपाय होता है। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।